नमस्कार दोस्तों, कणिका M2 अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज हम बायोलॉजी क्लास की चौथी क्लास ले रहे हैं। आइए पढ़ते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर क्या है? रुधिर हमारा एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका निर्माण हमारा अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, यकृत में होता है और प्लीहा जिसको हम स्प्लीन कहते हैं उसमें होता है। लेकिन ज़्यादातर अधिकतर जो हमारा रुधिर है वह अस्थि मज्जा में ही बनता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, तो वो हम बोल देते हैं बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। रुधिर का जो स्वाद है ये कैसा विलयन है, तो ये क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7 से 7.4 होता है। अब जान लेते हैं कि थोड़ा सा पीएच मान देख लेते हैं। जैसे 1 से लेकर 7 से कम, 1 से लेकर 7 से कम जो अगर हमारा विलयन होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और 7 से लेकर अर्थात 7 से अधिक जो हो, 7 से अधिक से लेकर 14 तक पीएच मान वैल्यू रखने वाला जो विलयन होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे कि कोई विलयन है जिसका पीएच मान 3.5 है, तो वह विलयन होगा। तो क्या होगा? क्योंकि इसका मान पीएच मान 7 से कम है तो यह विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, कोई जो है हमारा विलयन है उसका पीएच मान 8.9 है, तो यह विलयन क्या होगा? तो यह विलयन क्या हो जाएगा? 7 से अधिक है तो यह क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यदि अगर ये कह दिया जाए कि कोई विलयन है जिसका पीएच मान 7 है तो उसे हम ना वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अब एक चीज और देख लेते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जल का पीएच मान कितना होता है, तो जान लीजिएगा कि जल का पीएच मान होता है 7, अर्थात 7 क्या है? उदासीन विलयन है, उदासीन लिक्विड है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और कई बार पूछा है तो वो बोल देते हैं हम कि जल को पीने से यानी कि जल को लेने से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है 0 कैलोरी की। 0 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है तो हमने आपसे इसको डिस्कस कर लिया यहीं पे, चूँकि बात हो रही थी। तो आप समझ गए पीएच मान क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन, पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा 1 लीटर ज़्यादा खून होता है, अर्थात पुरुष में अगर 6 लीटर खून है तो महिलाओं में लगभग 5 लीटर खून होगा। अगर पुरुष में 8 लीटर खून है तो महिलाओं में लगभग 7 लीटर खून होगा। लेकिन अमूमन जो शरीर है एक सामान्य और वयस्क मनुष्य के जो में लगभग 5 से 6 लीटर का खून होता है। ब्लड जिसे हम खून भी कहते हैं और रुधिर भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं। आगे देखिएगा, रुधिर का कार्य क्या है? रुधिर का कार्य, मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों से बचाना। शरीर को रोगों से बचाना है, शरीर की रक्षा करना है, घावों को भरना है, ताप का नियंत्रण करना है और शरीर के समस्त अंग में ऑक्सीजन को पहुंचाना है। कौन कौन से कार्य हैं? कि शरीर के समस्त अंग में ऑक्सीजन को पहुंचाना, शरीर की रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना, घावों को भरना और शरीर के टेम्परेचर यानी तापमान को भी नियंत्रित करना। ये जो है मुख्य जो है रुधिर के कार्य हैं। अब आइए देखते हैं रुधिर कितने प्रकार के होता है। तो रुधिर बेसिकली 2 टाइप का है। 2 भाग होते हैं खून के। रुधिर के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पेल्स अर्थात कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है, उसके बाद जो है ब्लड कार्पेल्स क्या है या रक्त कणिकाएं क्या है। तो देखते हैं कि रुधिर की जो प्लाज्मा होता है यह रुधिर का निर्जीव तरल भाग है, अर्थात और इसका जो काम है वह
रासायनिक पदार्थों अर्थात भोज्य पदार्थ, प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स आदि का संवहन करना है। अर्थात जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो जो प्रोटीन हुआ, खनिज हुआ, विटामिन्स हुआ, ये सारा हमारे शरीर के हर अंगों तक पहुंचाने का, जो हार्मोन्स हैं उनको शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वह काम करता है प्लाज्मा करता है। इसी में एक टर्म आता है सीरम का। तो सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा से हम फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन अलग कर देते हैं तो वह जो है सीरम कहलाता है। अर्थात कि प्लाज्मा से जब हम फाइब्रिनोजिन नाम का प्रोटीन अलग कर देते हैं तो वो हमारा जो रहता है भाग, वो हमारा सीरम हो जाता है। जो प्लाज्मा है कुल रुधिर का लगभग 55% भाग होता है, यानी पूरा ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा से बना होता है और 45% भाग ब्लड कणिकाओं, रक्त कणिकाओं से बना होता है। ये याद रखने वाला भी है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हम फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का बात कर लेते हैं। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो होता है यह जो है विटामिन के की सहायता से जो है ब्लड में क्लॉटिंग का काम करता है। अगर फाइब्रोजिन प्रोटीन है और विटामिन के मिक्स करते हैं और फिर यह जो है ब्लड को जो है क्लॉटिंग में सहायक होता है, अर्थात रक्त थक्का बनाने में सहयोग करता है। चलिए, ये इतना प्लाज्मा के बारे में है। आइए पढ़ते हैं रुधिर कणिकाएं। तो जैसा हम जानते हैं रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी है? वो 3 है। कौन कौन सी है? लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका को हम रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं या इंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका को हम WBC कहते हैं या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स को हम थर्मोसाइट्स कहते हैं या ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। आइए अब एक एक जो है ब्लड कणिकाओं को हम पढ़ते हैं और उनका कार्य देखते हैं। जैसे RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, इसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। यह कहाँ बनता है? तो यह बनता है हमारा बोन मैरो में। RBC कहाँ बनता है? बोन मैरो में। जितनी कुल कणिकाओं का लगभग 99% भाग RBC का होता है। पूरे जो ब्लड है, ब्लड में 45% जो है लाल रुधिर कणिका होती है, 55% प्लाज्मा होता है। तो लाल रुधिर कणिका जो है पूरे जो है कणिकाओं में 99% भाग इसी का होता है। इसमें हिमलवक होता है और ग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिस कारण से इसका रंग लाल होता है। तो कई बार पूछा गया है कि लाल रुधिर कणिका का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन, हम बोल देते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन जिसमें प्रोटीन है, हिम क्या है? जो है हमारा वर्णक होता है जो कलर देता है, वो जो है उसके कारण से लाल होता है, जो बेसिकली आयरन का कंपोनेंट है। अगला देखते हैं, इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु जो है ज़्यादातर प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है और यकृत में भी होती है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लाल रुधिर कणिका का कब्रगाह कौन सा अंग है? तो लाल रुधिर कणिका का कब्रगाह होता है हमारा स्प्लीन होता है, प्लीहा जिसे हम कहते हैं। लेकिन स्प्लीन का काम सिर्फ कब्रगाह ही नहीं है, स्प्लीन का काम ये भी है जैसे हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड हो गया और उस ब्लड को अब संचय कहाँ करना है, तो ब्लड का संचय भी हमारा स्प्लीन ही करता है। जो अतिरिक्त ब्लड है वो हमारा ब्लड जो है स्प्लीन में संचित हो जाता है। और जब एक लाल रुधिर कणिका का जीवन काल लगभग 120 दिन है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो जो है कभी यकृत में भी ख़त्म हो जाता है और ज़्यादातर जो है RBC जो है स्प्लीन में ख़त्म होती है, मृत्यु होती है उसकी। इसीलिए क्योंकि वहाँ स्टोरेज रहता है और ज़्यादा टाइम हो गया तो वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इसे लाल रुधिर कणिका का कब्रगाह भी कहा गया है। तो वो है स्प्लीन। अगला है हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का पहला काम है ऑक्सीजन का संवहन करना, अर्थात ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना। दूसरा क्या है कि हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए,
हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो वह कौन सा रोग होता है, तो वो होता है एनीमिया रोग, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। यह रोग हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है एनीमिया रोग होता है। ऐसे में डॉक्टर सलाह देते हैं आयरन युक्त भोजन करने के लिए और आयरन की गोली भी देते हैं। अधिकांशतः वो महिलाएं जिनको जो है गर्भवती हो जाती हैं तो उनमें जो है खून की कमी पाई जाती है। तो खून की क्या कमी, एक्चुअली होता क्या, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और जब हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी को हम लोग डायरेक्ट जो है खून की कमी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ तो डॉक्टर हमसे कहते हैं कि आप आयरन युक्त भोजन करिए, जैसे पालक हुआ खाइए, चुकंदर हुआ खाइए, गाजर हुआ, सलजम हुआ, और मड़ुआ है वो भी लिया जाता है, जो उसमें तो हालांकि कैल्शियम मिलता है। बाजरा है, अनाज जो है, चना है, उसमें भी जो है काफ़ी मात्रा में आयरन मिलता है। गुड़ है, उसमें भी जो है आयरन मिलता है। तो लड़कियों को तो हमेशा चना, गुड़, पालक ये तो खाना ही चाहिए, क्योंकि भारत में अधिकांशतः लड़कियों में जो है आयरन की कमी हो ही जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो ही जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो खान पान में चूँकि वो ध्यान देती नहीं है, एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है मासिक चक्र का होना भी दूसरा रीज़न है, लेकिन पहला रीज़न यही है। इस कारण से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उन्हें आयरन युक्त भोजन करने की सलाह दी जाती है। अगला है रुधिर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। जैसे अगर आपके शरीर में 100 ml खून है तो आपके शरीर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कम से कम होना चाहिए। अब अगर कह दिया जाए कि आपके शरीर में 1 लीटर खून है तो वो 150 ग्राम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। एक रोग होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक रोग है। इस रोग में होता क्या है कि जब यह रोग हो जाता है तो लाल रुधिर जो है शरीर में नहीं बनता है। ये एक भयानक रोग है कि आप शरीर में आरबीसी नहीं बन रही है, जो कि पूरे जो है ब्लड का मुख्य भाग है। तो थैलेसीमिया नाम का एक रोग है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि थैलेसीमिया रोग में क्या होता है, तो थैलेसीमिया रोग में होता है कि लाल रुधिर कणिका नहीं बनती हैं, या ऐसे पूछ ले लाल रुधिर कणिका का बनना बंद हो जाता है किस रोग में, एनीमिया में, थैलेसीमिया में, डेंगू में या मलेरिया में। तो आप आंसर देंगे क्या, थैलेसीमिया में होता है जो लाल रुधिर कणिका का बनना बंद हो जाता है। ठीक, तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे लाल रुधिर कणिका को लेके वो हमने देखा। आइए अगला देखते हैं श्वेत कणिकाएं। श्वेत कणिकाएं जिसको लिंकोसाइट भी कहा जाता है, इसे वाइट ब्लड कॉर्पल्स भी कहा जाता है। इसका मुख्य काम है कि शरीर में रोग का संक्रमण जो हो रहा है उसकी रक्षा करना, संक्रमण से शरीर को बचाने का काम है WBC। इसको शरीर का पुलिस भी कहा जाता है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए शरीर का पुलिस कौन है तो वो कौन है, WBC है। और जब हमारा एड्स रोग होता है वो हमारे WBC को ही खत्म कर देता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है अर्थात एड्स होता है, वो क्या करता है, हमारे WBC को ख़त्म कर देता है। तो इस कारण से क्या होता है कि हमें जो है रोग प्रतिरोधन क्षमता खत्म हो जाती है, और कोई भी रोग हुआ तो हम जल्दी से आदमी ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एड्स अगर डेवलप हो गया किसी के शरीर में तो वो आदमी लगभग 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। HIV अलग चीज़ है, एड्स अलग चीज़ है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वो जो है वायरस जो होगा वो शरीर में अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एड्स हो गया। ठीक है, वो पॉजिटिव होना अलग चीज़ है और एड्स का होना अलग चीज़ है। एड्स तब माना जाता है जब WBC आपके शरीर में लगभग खत्म हो जाती है। आगे देखते हैं कि इसका जीवन काल कितना होता है। तो
2 से 4 दिन का होता है और इसकी जो मृत्यु होती है वो ब्लड में ही हो जाती है। वो कहीं ऐसा नहीं कि जैसे आरबीसी की स्प्लीन में होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की क्या है, वहीं ब्लड में ही ख़त्म हो जाता है। बाद में वो किडनी के द्वारा ब्लड को साफ कर लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं रक्त प्लेटलेट्स। रक्त बिंबाणु जो है इसका काम क्या है? इसका पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ब्लड का थक्का बनाना, रक्त की क्लॉटिंग करना। जैसे हमारा शरीर में जो है, मान लीजिए चाकू लग गया, हम सब्जी काट रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और थोड़ा सा खुरुच गया, तो क्या हुआ कि देखते हैं कि थोड़ी देर ब्लड निकलता है, उसका धीरे धीरे ब्लड अपने आप जम जाता है। तो यह ब्लड का जमना या ब्लड का थक्का बनाने का काम जो होता है वो हमारा रुधिर प्लेटलेट्स का काम है, वो ब्लड को थक्का बनाता है। रुधिर प्लेटलेट्स यह केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है, अन्य जीवों में नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है और कुल रुधिर का लगभग 7 से 8% यह जो है होता है। अब इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? स्प्लीन में हो जाती है, प्लीहा में हो जाती है। डेंगू नाम का ज्वर है, एक होता है जो मच्छर के काटने से होता है। जब डेंगू किसी के व्यक्ति को हो जाता है तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति जो है बहुत तेज़ी से, चूँकि प्लेटलेट्स कम होता है, जिस कारण से व्यक्ति की इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो गई तो वह व्यक्ति जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो यह एक जो है बहुत डेंजरस बीमारी है डेंगू, जिसका अभी तक इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है कि आप मच्छर से बचें भैया और स्वस्थ रहें। तो ये इस प्रकार से रुधिर के जो भाग हैं हमारे प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, जो रक्त कणिकाएं, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आरबीसी का जो होता है, ये सारे रुधिर बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में बनते हैं, स्प्लीन में भी बनते हैं, यकृत में भी बनते हैं, लिम्फ नोड में भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है अस्थि मज्जा में भी बनते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 4 दिन और डब्ल्यूबीसी का काल 2 से 4 दिन होता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स की मृत्यु स्प्लीन में हो जाती है, कभी कभी यकृत में भी हो जाती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है आपके ब्लड में ही ख़त्म हो जाता है। आरबीसी का काम है कि शरीर में ऑक्सीजन का संवहन कराना। डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधन की क्षमता को बढ़ाना, संक्रमण शरीर के में संक्रमण से बचाना, और प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, आइए अब इसी में रुधिर में ही अगला हम चलते हैं, ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त वर्ग क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रक्त की खोज। तो रक्त की खोज भैया की थी सबसे पहले 1900 ईस्वी में इसकी खोज की गई रक्त समूह की, और वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त की खोजकर्ता, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर थे। लाल रक्त कणिका में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता आती है, अर्थात कि रक्त जो है, जो अलग अलग ग्रुप होता है, उसका कारण क्या है? लाल रक्त कणिका में जो ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक तत्व है वो उपस्थित होता है, जिसके कारण से हमारे रक्त में भिन्नता आती है। अब रक्त जो हमारे होते हैं, इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसके कारण से इसमें जो है 2 तरीके का जो है उत्पन्न होता है, वो है एंटीजन ए और एंटीजन बी। जो प्रोटीन एंटीजन ए जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, तो एक उसको जो है एंटीजन कहा गया, एंटीजन ए हो गया, और दूसरे टाइप को कहते हैं एंटीजन बी। ये 2 तरीके का हो गया। अब क्या होता है कि यही ब्लड में जब प्लाज्मा में एंटीजन नहीं है, यदि ब्लड में के जो प्लाज्मा में एंटीजन है तो वह तो एंटीजन ए होगा या तो एंटीजन बी होगा, लेकिन यदि एंटीजन की उपस्थिति नहीं है तो
जो एंटीजन नहीं है उसका एंटीबॉडी शरीर में होता है। जैसे किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए की अनुपस्थिति है तो वहाँ पे एंटीबॉडी जो है बी आ जाएगी, और अगर एंटीजन जो है बी है तो उसका एंटीबॉडी ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कहते हैं जो प्रोटीन एंटीजन की अनुपस्थिति में प्लाज्मा में पाई जाती है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी दो तरीके का है, एक एंटीबॉडी ए और एक एंटीबॉडी बी। जब एंटीजन ए उपस्थित है तो वहाँ पे एंटीजन बी नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में एंटीबॉडी बी हो जाएगा। जब एंटीजन बी उपस्थित है तो वहाँ एंटीजन ए नहीं रहेगा, तो एंटीबॉडी वहाँ पे ए हो जाएगा। अब ये अलग अलग तरीके से ब्लड ग्रुप का निर्माण करते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कैसे ये ब्लड ग्रुप बनाते हैं। आइए ये चार्ट हमने बनाया है जिसको बहुत आप सरल तरीके से समझ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा है रुधिर वर्ग, कौन सा एंटीजन उस रुधिर वर्ग में है और उस के कारण एंटीबॉडी वहाँ पे क्या है, और किस ब्लड समूह को वह जो है ब्लड दे सकता है, ये भी हमने इसी में दर्शाया है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हमारा रुधिर वर्ग ए है, तो रुधिर वर्ग ए तब होगा जब वहाँ पे एंटीजन ए पाया जाएगा। प्लाज्मा में अगर एंटीजन ए है तो वह रुधिर वर्ग ए हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे रुधिर एंटीजन ए ही है तो अर्थात एंटीजन बी नहीं है, तो एंटीजन बी नहीं है तो इस कारण से प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनेगी, वह जो है एंटीबॉडी बी हो जाएगी। अर्थात एंटीजन ए जब रहेगा तो उसके साथ एंटीबॉडी बी हो जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, जब एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए है, दोनों अगर साथ हो जाए तो उससे क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में चिपक जाते हैं, और चिपकने से इतना ज़्यादा जो है वो पूरा ब्लड जो है जाम कर देते हैं और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ब्लड ग्रुप चढ़ाते समय बहुत सावधानियां रखनी चाहिए कि सेम एंटीजन और सेम एंटीजन की एंटीबॉडी को साथ में नहीं चढ़ाया जाता है। अब जैसे मतलब एंटीजन ए है तो एंटीजन ए नहीं रहेगा, तो वो तो ब्लड में भी है, अगर किसी के है भी तो वो आगे देखते हैं कैसे होता है। दूसरा रुधिर वर्ग है हमारा रुधिर बी, तो वहाँ पे एंटीजन बी होगा और वहाँ पे एंटीबॉडी ए हो जाएगी। अगला है ए बी एंटीजन रुधिर वर्ग, अर्थात वहाँ पे एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो इसमें जो है क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। अगला है हमारा ओ में क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं है। जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों की एंटीबॉडी हमको मिल जाती है। तो इस तरीके से रुधिर 4 वर्गों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन सा रुधिर है वर्ग है, रुधिर वर्ग ए बी, ए बी और ओ, ये आप रखिए कि तो कई बार तो रुधिर कितने वर्ग में बांटा गया, 4 वर्ग में, बिल्कुल सही। अब जब रुधिर वर्ग ए है तो वह किसको किसको खून दे सकता है, वह दे सकता है केवल ए को दे सकता है, और किसको दे सकता है, जहां पे ए बी को दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ए जो है एंटीजन ए बी है। ठीक है, तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो वह बी वाले ग्रुप को दे सकता है और ए बी वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है, और जिसका ओ है वह ए को भी दे सकता है, बी को, सी ओ ए बी को और ओ को भी दे सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो सर्वग्राही हमारा क्या है, ए बी है। देखिए यहाँ पे सभी से ये ग्रहण कर रहा है। अगर हमने कह दिया सर्वदाता कौन सा है, तो सर्वदाता वो है क्योंकि ये सभी को यहाँ पे ब्लड जो है दे रहा है। ठीक है, अब इसी में इस तरीके से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे हुए जो एंटीजन और एंटीबॉडी के रूप में बाद में दिखाए गए। फिर क्या हुआ कि प्रयोग होते रहे और कई बार क्या हुआ कि जब हम रुधिर वर्ग ए को ए ही दे रहे हैं उसके बाद भी व्यक्ति मर जा रहा है, तो 1940 में लैंडस्टीनर और इनके शिष्य वीनर ने एक अन्य एंटीजन की खोज की। सबसे पहले इसको रीसस बंदर में इस तत्व को पता लगाया गया
इसलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। तो ब्लड में एक चीज़ और देखा गया कि RH फैक्टर क्या है। तो देखा गया कि जब RH तत्व पाया जाता है तो उसको RH सहित या RH पॉजिटिव माना गया, और जब RH नहीं है तो उसको RH नेगेटिव माना गया। तो इस तरीके से जब हम ब्लड ग्रुप लिखते हैं तो ये देखो हमेशा लिखते हैं ना A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इसी के साथ A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव हो गया। तो याद रखना है कि जो पॉजिटिव RH फैक्टर है उसके साथ हमको सिर्फ पॉजिटिव RH फैक्टर वाले ही ब्लड ग्रुप देने हैं। अगर वो ब्लड ग्रुप नहीं दोगे, निगेटिव वाला दे दोगे, तब भी जो है आदमी मर जाता है। पहली दफ़ा तो नहीं होता, पहली दफ़ा आप ब्लड चढ़ाओगे तो RH फैक्टर कम रहेगा तो वो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में RH हो जाता है नेगेटिव और तो वो मर जाता है। इसको आगे हम और डिस्कस करते हैं कि जब RH को RH प्लस वाला ही रक्त देते हैं और RH नेगेटिव को RH नेगेटिव वाला ही ब्लड ग्रुप देते हैं। इसी के साथ एक जो है यही हमने कहा ना कि जब कोई, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और कोई आदमी नेगेटिव है, मान लीजिए कि मेरा A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और किसी दूसरे व्यक्ति का A नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और मुझे चढ़ा दिया गया, तो पहली दफ़ा चूँकि RH निगेटिव का मान बहुत कम है मेरे ब्लड ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि मेरे ब्लड में अगर 5 लीटर खून है तो वो 100 ml 200 ml चढ़ा तो RH माइनस है। तो इस कारण से क्या होगा, तो मैं उस बार तो नहीं मरूंगा, लेकिन दोबारा जब मुझे डाला गया तो मेरे शरीर में RH निगेटिव का एंटीबॉडी बन जाता है। उस कारण से क्या होता है, जब दोबारा मेरे अंदर RH निगेटिव डाला गया तो उसकी एंटीबॉडी उस RH से मिक्सअप करेगी और क्या होता है, पूरे ब्लड को रोक देती है, क्लॉट बना देती है, जाम कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि कोई पिता है उसका RH पॉजिटिव है, कोई माता है उसका RH नेगेटिव है, तो जब वह पहली बार गर्भवती होगी तो पहला बार बच्चा जन्म हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक है RH के मान जो है माइनस है और यहाँ पे RH पॉजिटिव है। लेकिन क्या होगा, अब माता के शरीर में RH पॉजिटिव का एंटीबॉडी बन गया है। जब दोबारा वह गर्भावस्था में होगी, गर्भ जो है धारण करेगी, तो क्या होगा, RH पॉजिटिव का जो ब्लड ग्रुप है उससे वो एंटीबॉडी बन जाता है और गर्भ तुरंत ही टूट जाता है, मतलब गर्भ जो है नष्ट हो जाता है, या तो गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है या जन्म के तुरंत बाद तक वो शिशु खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात हो जाती है। अब तो हालांकि इसके कई सारे इंजेक्शन आ गए हैं, लेकिन एक समय ये बहुत बड़ी समस्या रही है खास करके। तो इसी को जो संतान की स्थिति में होता है तो इसको कहा जाता है एंथ्रियोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, एंथ्रियोब्लास्टोसिस फर्टिलिस कहा जाता है, कि जब बाप का जो है पॉजिटिव हो, माँ RH नेगेटिव। इसीलिए कई बार देखा जाता है कोई महिला जिसकी जो है ब्लड ग्रुप RH, मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप हो, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव है, RH उसका फैक्टर नेगेटिव है, तो उसका जो है गर्भ धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, या कई बार वो गर्भ धारण नहीं कर पाती। या होता क्या है कि एक बार गर्भ धारण की पॉजिटिव वाले RH से, और दोबारा क्या हुआ कि वो उसने जो है किसी कारण से एबॉर्शन करा लिया, उस समय बच्चा नहीं लिया, तो दोबारा अब तो शरीर में एंटीबॉडी बन गई ना RH पॉजिटिव की, तो क्या होगा, दोबारा जो है वो महिला अब बार बार उसका जो है गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है या गर्भ नहीं ठहरता है, वो इसी कारण से हो जाता है। एक मतलब कई कारण हैं, उन सभी कारणों में से एक कारण ये भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रुधिर हमारा 4 तरीके से है और सभी रुधिर में पॉजिटिव और नेगेटिव RH फैक्टर होता है। तो इस तरीके से ये कुल मिला के 8 ब्लड ग्रुप का निर्माण कर देते हैं। तो एक तरीके से हम अब आइए फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर कि ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 हैं, और इन चारों ब्लड ग्रुप में कौन सर्वग्राही है, तो AB है ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से खून ले सकता है, और O ऐसा है जो सभी को खून दे सकता है। बाकी A वाला व्यक्ति हमेशा A को देगा खून,
बी वाला हमेशा बी को देगा। ओ वाला व्यक्ति सभी को दे रहा है लेकिन लेगा सिर्फ ओ से लेगा। अब इसमें क्या है कि ज़्यादातर व्यक्ति जो मिलते हैं संसार में बी पॉजिटिव वाले हैं। लगभग जितने व्यक्ति हैं लगभग 70% जो है व्यक्ति बी पॉजिटिव हैं। तो बी पॉजिटिव के साथ तो अच्छा है, लेकिन बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ये बहुत कम मिलता है। बी नेगेटिव भी बहुत कम मिलता है, ओ नेगेटिव भी बहुत रेयर मिलता है। अब क्या होता है, ओ नेगेटिव वाला अगर है तो वो तो बी नेगेटिव को ब्लड दे देता है, तो यहाँ पे बी नेगेटिव को थोड़ा सा राहत मिल जाती है। लेकिन अगर ओ नेगेटिव है तो उसको तो सिर्फ ओ नेगेटिव का ही ब्लड चाहिए ना, वो रेयर ऑफ द रेयर हो जाता है। इस कारण से ओ नेगेटिव का अगर व्यक्ति है उसको थोड़ा सा सतर्क रहना है भैया कि जल्दी मिलेगा नहीं ब्लड, और नहीं मिलेगा तो आप किनारे हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि माँ बाप का ब्लड ग्रुप कोई हो तो संभावित जो संतान होंगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे माँ बाप का ब्लड ग्रुप किसी का, दोनों का ओ है, तो जो उनका बच्चा पैदा होगा उसका भी ब्लड ग्रुप ओ ही होगा, उनका ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। यदि अब देखते हैं, यदि माँ बाप का किसी एक का ओ ब्लड ग्रुप हो और किसी एक का ए हो, या दोनों का ए ग्रुप हो, ब्लड ग्रुप ए हो, तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में उनका जो बच्चा होगा उनका या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या तो ओ होगा, और नहीं होगा तो ए बी और बी नहीं होगा। इसी तरीके से जब ओ और माँ बाप में किसी का ओ है या किसी का बी है या दोनों का बी है, तो इस कंडीशन में जो बच्चा होगा वह तो या तो बी होगा या तो ओ होगा, ए बी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि माँ बाप का जो ब्लड ग्रुप है ए है, या तो माँ का ए है या तो बाप का ए है या तो पिता का जो है ए है या बी है, तो इनमें से यदि ए और बी ब्लड ग्रुप है माँ बाप का, तो जो उनका बच्चा होगा उनको कोई, इन चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अर्थात चाहे वो ए भी हो सकते हैं, बी भी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं और ओ ग्रुप भी हो सकता है। इनमें जो नहीं होगा कोई नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं है, मतलब चारों संभावित ब्लड ग्रुप हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है माँ बाप का अगर हो तो ए बी ओ और ए बी चारों ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो वो है जब माँ बाप का ब्लड ग्रुप ए और बी हो। आगे देखते हैं कि यदि माँ बाप का ब्लड ग्रुप दोनों का ए बी हो या बी ए हो या ए बी हो, तो इस स्थिति में उनका जो ब्लड ग्रुप संतान का होगा वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ ग्रुप उसमें नहीं होगा। और यदि ओ अगर माँ बाप का हो और ए बी के साथ हो तो उन बच्चों का ए हो सकता है या बी हो सकता है, और नहीं होगा, ओ नहीं होगा और ए बी नहीं होगा। ये याद रखने वाली बात है कि ये इस तरीके से हम देख सकते हैं माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों की संभावित जो रक्त समूह है वो क्या होता है। इसको आप एक बार आराम से देख लीजिएगा। एक चीज़ और है जो इम्पॉर्टेंट है, कई बार देख लिया जाता है कि एबीओ रुधिर वर्ग का कोई व्यक्ति मिल गया, तो वो क्या होता है, यह एक वर्णांध बीमारी है, एक मतलब अनुवांशिक लक्षण है। ये जनरली नहीं होता है, या किसी व्यक्ति को हो गया जिनका ब्लड ग्रुप एबीओ हो गया तो वो जो है उनके माँ बाप को, तो उन बच्चों को हो सकता है। इसको बर्नस्टीन ने बताया था। इस तरीके से हमारा रुधिर कंप्लीट होता है और रुधिर पे आधारित जो इसके क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इस ज्ञान को अपने अन्य मित्रों के साथ साझा करिए। धन्यवाद।